साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। बहुत दिनों बाद आप लोगों से पुनः लाइव मुलाकात हो रही है। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब ने त्योहार बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा, मनाया होगा। दीपावली एक ऐसा त्योहार है जो सभी धर्मों के लोग मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। प्रकाश का पर्व है और इसमें हम अपने विद्या को जागृत भी करते हैं, कामना भी करते हैं कि अगला वर्ष हमारे लिए प्रकाशमय हो। तो इन्हीं कामनाओं के साथ आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं। मेरा नाम है डॉक्टर अम्बरीश और आप लोगों के लिए अभ्यास बैच शुरू किया गया है जो कि एलटी ग्रेड जैसे प्रवक्ता के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आएगा, चैप्टर वाइज, जिसमें 10 मॉडल पेपर भी आपको दिए जाएंगे और रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपके लिए प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो साथियों शुरू कर लेते हैं आज की इस कक्षा को। और उसके पहले आप सबको बता दें कि किस चैप्टर से कितने सवाल आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और कितने सवालों को हम टारगेट रखें और किस चैप्टर को हम किस तरह से तैयार करें। तो इसके विषय में भी थोड़ी सी जानकारी हम लोग पहले ले लेते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला भी आपके सामने रखी जाएगी। ध्यान से अगर इस पूरे पैटर्न को समझने का प्रयास करें तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास वाला पोर्शन है, इससे कितने तक सवाल पूछे जा सकते हैं, यानी कितने सवाल की भूमिका इस चैप्टर की रहेगी। तो साथियों अगर इस चैप्टर की बात करें तो न्यूनतम 3 सवाल या अधिकतम 6 सवाल। अब तक का जो इतिहास रहा है उस पूरे इतिहास में, चाहे वो जीआईसी का हो, एलटी का हो या किसी भी चैप्टर का इतिहास हम देख लें, तो वहां जो सवाल पूछे गए हैं उस हिस्ट्री के आधार पर अगर हम देखें तो लगभग 3 से 6 सवाल जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को आप 3 से 6 सवाल के अंतर्गत रखेंगे। इसी तरीके से हिंदी साहित्य के इतिहास का मतलब ये हो गया कि हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखन, काल विभाजन और नामकरण, इनसे ये सवाल आपके 3 से 6 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आदिकाल से भी अगर देखें तो आदिकाल से भी लगभग यही 3 से 6 सवाल आपके आदिकाल में पूछे जा सकते हैं। बात करें भक्ति काल की तो भक्ति काल में सवाल थोड़े से कम पूछे जाते हैं, यानी 2 से 4 सवाल भक्ति काल में पूछे जा सकते हैं। और भक्ति काल में भी जो आलोचना है और काव्य पंक्तियां हैं ये आपका अधिक पूछा जा सकता है। आलोचना, काव्य की पंक्तियां, और इसमें भी भक्तिकाल में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज पूछी जाती है वह पूछा जाता है सीक्वेंस, यानी अनुक्रम। अगर आपसे संत कवियों का अनुक्रम पूछ लिया तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। यानी जो भक्तिकाल है वो आलोचना और काव्य पंक्तियां और अनुक्रम के दृष्टिकोण से भक्तिकाल की तैयारी आपको करनी है, पूरे भक्तिकाल की। भक्तिकाल के बाद ये 2 से मतलब इसकी पृष्ठभूमि को लेकर ये जो सवाल रहेंगे। इसके अलावा जो हमारा संत काव्य है तो संत काव्य में भी 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। सूफी काव्य की बात करें तो सूफी काव्य में भी 1 से 2 सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर बात करते हैं राम काव्य की, तो राम काव्य में कौन राम काव्य का कवि है, कौन राम काव्य धारा का नहीं है, और राम काव्य धारा का जो दर्शन है और प्रमुख जो रचनाएं हैं और उनका वर्ण विषय क्या है, तो यह जो है वह राम काव्य से संबंधित पूछा जा सकता है। और यहां पर भी 2 से 3 सवाल आपके राम काव्य से संबंधित पेपर में आ सकते हैं। इसी तरीके से कृष्ण काव्य है तो कृष्ण काव्य और राम काव्य दोनों में कवि पहचानने के लिए सवाल पूछा जाएगा कि राम काव्य और कृष्ण काव्य में कौन से कवि आते हैं और कौन से कवि नहीं आते हैं, राम काव्य और कृष्ण काव्य का प्रमुख दर्शन क्या है और उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है, यानी राम काव्य और कृष्ण काव्य का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है, प्रमुख दर्शन कौन से हैं, और इन कवियों के माता पिता और जीवन वृत्त भी आपको याद रखना होगा भक्ति काल में। यानी कबीर के माता पिता, उनका जन्म कहां हुआ, मृत्यु कहां हुई, उनसे संबंधित कौन कौन से दोहे प्रचलित हैं। आप देखते हैं कि जैसे कबीर के मृत्यु से और जायसी के जन्म से संबंधित बहुत सारे दोहे प्रचलित हैं, तो किसके जन्म और मृत्यु से संबंधित कौन से दोहे प्रचलित हैं भक्ति काल में,
वो आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो कृष्ण काव्य में भी आपसे 2 से 3 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं रीतिकाल में। रीतिकाल में थोड़े से कम सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप पूरे भक्तिकाल को जोड़ लीजिए, सर जी कक्षाएं बढ़ा दीजिए, कैसे बढ़ा दें, अब तो बढ़ा ही दिए हैं। अब तो आज की क्लास देखें तो 2 घंटे की पेड क्लास संस्कृत साहित्य की थी, 2 घंटे, फिर 1 घंटे पब्लिक क्लास थी 3 घंटे, और अभी एक क्लास ले रहा हूं 4 घंटे। तो आज अगर आपका मेहनत देखा जाए तो 4 घंटे की क्लास हो गई। आप कहिए तो मैं 8 घंटे लगातार पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूं उसी तरह से पढ़ाता रहूंगा। चलिए अब बात करते हैं रीतिकाल की। रीतिकाल में किस तरह के सवाल बचेंगे। 9 बजे वाली क्लास, 9 बजे वाली क्लास तो आज पब्लिक ही थी। रीतिकाल की बात करें तो रीतिकाल में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तो रीतिकाल में जो प्रमुख रचनाकार हैं उनसे संबंधित सवाल, और 5 से 7 सवाल जो है यहां पर पूछे जाएंगे। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि रीतिकाल में 5 से 7 सवाल। रीतिकाल की प्रवृत्तियां, रीतिकाल की विशेषताएं, आदिकाल की प्रवृत्तियां विशेषताएं, भक्तिकाल की प्रवृत्तियां विशेषताएं, यानी तीनों काल की प्रवृत्ति विशेषताएं, और आधुनिक काल की भी प्रवृत्तियां और विशेषताएं आपको याद रखना है। और इनसे संबंधित जो सवाल पूछे जाएंगे वो किस तरह के होंगे। स्थापना और तर्क के सवाल भी इन चारों कालों की प्रवृत्तियां विशेषताओं पर बन सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आधुनिक काल की। आधुनिक काल में किस तरह के सवाल बनेंगे। तो आधुनिक काल में साथियों, आधुनिक काल में भारतेंदु युग पर, भारतेंदु युग पर 3 से 4 सवाल बन सकते हैं। द्विवेदी युग पर भी कम से कम 3 सवाल बन सकता है आपका। और ये एक चीज यहां पर कंफर्म है, सवाल पूछा ही जाएगा कि भारतेंदु और द्विवेदी युग में कवियों की पहचान, कवियों की पहचान यानी कौन सा कवि किस काल का है, यह सवाल पूछा जाता है कि कौन सा कवि द्विवेदी युग का है, कौन सा कवि भारतेंदु युग का है। और कभी कभी यह सवाल पहुंचकर छायावाद तक भी पहुंच जाता है। तो कम से कम आप यहां कवियों की पहचान कर सकिए कि कौन सा कवि भारतेंदु युग का है, कौन सा कवि द्विवेदी युग का है, और कौन सा कवि छायावाद का है। तो कवियों की पहचान वाला एक सवाल यहां से पक्का पूछा जाता है। छायावाद की आलोचना पूछी जाती है, और सबसे अधिक यहां पर रचनाकार पूछा जाता है। रचनाकार भी यहां से पूछा जाता है। और छायावाद में भी 4 से 5 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। छायावाद के बाद बात करें प्रगतिवाद की, तो प्रगतिवाद की विशेषताएं आपसे पूछी जाएंगी, और इसमें कवि की पहचान पूछी जाएगी कि कौन सा कवि प्रगतिवादी है और कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है, कौन सी रचना इनमें से प्रगतिवादी है और कौन सी रचना इसमें प्रगतिवादी नहीं है। इस प्रकार का सवाल भी प्रगतिवाद से पूछा जाता है। तो यहां से भी 3 से 4 सवाल प्रगतिवाद से भी आपके यहां पूछा जाएगा। प्रवृत्ति विशेषता आपको मालूम होनी चाहिए। प्रयोगवाद में सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। प्रयोगवाद में सवाल आपसे 5 से 7 सवाल तक पूछे जा सकते हैं। यानी अगर हम आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में प्रयोगवाद से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। और फिर बात करें नई कविता, तो नई कविता के लिए मैं आपको बता दूं कि नई कविता की प्रवृत्तियां और विशेषताएं जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे संबंधित सवाल आपके यहां पूछा जाएगा। प्रयोगवाद में बाकी जितने भी 4 सप्तक हैं वो आप रट ही लेंगे। नई कविता की प्रवृत्तियां और विशेषताएं, और नई कविता के जो कविता के उदाहरण हैं, यानी मुक्तिबोध की कविता पूछी जा सकती है, धूमिल की कविता पूछी जा सकती है। तो नई कविता की जो प्रमुख काव्य पंक्तियां हैं वह भी आपसे पूछी जाएंगी। और सभी कालों की जितनी भी प्रवृत्तियां हैं और विशेषताएं हैं ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों गद्य में। ये तो मैंने आपको काव्य में बताया। गद्य में नाटक की बात करें तो नाटक में 3 से 4 सवाल पूछा जाएगा। निबंध की बात करें तो निबंध में 2 से 3 सवाल पूछा जाएगा। उपन्यास की बात करें
तो उपन्यास में सबसे अधिक सवाल पूछा जाता है। उपन्यास में लगभग 7 से 15 सवाल तक, यानी कभी कभी तो ऐसा हो सकता है कि 15-15 सवाल पूछ ले, लेकिन 7 से 10 सवाल का टारगेट आप उपन्यास को रख के चलेंगे, उपन्यास का एक बड़ा भाग आपके सामने रहेगा। कहानी की बात करें, अब इस सब में प्रथम और अंतिम रचना आपको जरूर याद रखना है। नाटक में प्रथम नाटक या किसी रचनाकार का अंतिम नाटक, निबंध में प्रथम अंतिम, उपन्यास में और कहानी में भी प्रथम कहानी और अंतिम कहानी, इस तरह से आपको जरूर याद रखना है। कहानी में भी आपसे 4 से 6 सवाल आपसे कहानी में पूछे जाएंगे। जीवनी की बात करें तो जीवनी में 2 से 3 सवाल। आत्मकथा की बात करें, आत्मकथा में भी आपसे 2 से 3 सवाल पूछे जाएंगे। संस्मरण रेखा चित्र की बात करें, संस्मरण और रेखा चित्र, संस्मरण और रेखा चित्र की बात करें तो 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर 1 से 2 सवाल का टारगेट रहता है कि संस्मरण और रेखा चित्र हिसाब से पूछे जाएंगे। यात्रा, यात्रा वृत्तांत और व्यंग साहित्य से 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा बाकी जो गद्य विधाएं बचती हैं, अन्य गद्य विधाएं, अन्य गद्य विधाएं जिसमें विधा की पहचान पूछी जाती है, यानी आपसे पूछा जाएगा कि यह रचना किस विधा की रचना है, तो इस विधा को पहचानने के लिए 2 से 3 सवाल पूरे पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। इसके अलावा पत्र, पत्रिका, प्रमुख संस्था और पुरस्कार, अगर इन तीनों चैप्टर्स को मिला दें, पत्र, पत्रिका, संस्था और पुरस्कार, तो इन तीनों को मिलाकर 5 से 7 सवाल आपके यहां पूछे जाएंगे। यानी पत्र, पत्रिका, संस्था और पुरस्कार, इन तीनों को अगर मिला दें तो 5 से 7 सवाल आपके यहां इनसे संबंधित पूछे जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं साथियों काव्य शास्त्र की। काव्य शास्त्र में ज्यादा सवाल तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन प्रमुख जो काव्य शास्त्र की परिभाषाएं हैं और प्रमुख दर्शन है और प्रमुख रचना रचनाकार, इन 3 चीजों को मिला लें और कुछ उदाहरण पूछकर 5 से 6 सवाल आपके यहां काव्य शास्त्र से संबंधित रहेगा। इसके अलावा रस की बात कर लें तो 3 से 4 सवाल, छंद की बात कर लें तो छंद में भी 1 से 2 सवाल, अलंकार की बात कर लें तो अलंकार में भी थोड़े से सवाल रहते हैं, यानी 3 से 4। ये 3 से 4 अलंकार, रस 3 से 4 और छंद थोड़े से सवाल कम पूछे जाते हैं। इसके बाद साथियों भाषा विज्ञान की बात आती है। भाषा विज्ञान में भाषा और बोली, उनका क्षेत्र और उनकी व्याकरणिक विशेषताएं, तो इससे संबंधित 2 से 3 सवाल पूछा जा सकता है, यानी एटलीस्ट आपका 2 सवाल तो हर हाल में भाषा विज्ञान से रहेगा ही। अब बात करें व्याकरण की, तो व्याकरण का जो हिंदी वाला पोर्शन है, इससे संबंधित जो सवाल पूछा जाता है वह 12 से 15 सवाल आप मान लीजिए, 12 से 15 सवाल आप मान लीजिए हिंदी व्याकरण का पूछा जाएगा। फिर इसके बाद संस्कृत साहित्य की बात कर लें कि संस्कृत साहित्य से कितना सवाल पूछा जाता है, तो यहां पर 5 से 10 सवाल आपका संस्कृत साहित्य से पूछा जाता है। और संस्कृत व्याकरण की बात कर लें संस्कृत व्याकरण की बात कर लें साथियों, तो कितना सवाल पूछा जा सकता है। जैसे संधि है तो संस्कृत की जो संधियां हैं 1 से 2 सवाल पूछा जाएगा। समास की बात कर लें तो समास से संबंधित 2 से 3 सवाल पूछे जाएंगे। शब्द रूप और धातु रूप से संबंधित 2 से 3 सवाल पूछे जाएंगे।
कारक की बात कर लें तो कारक से संबंधित भी 3 से 4 सवाल तक पूछे जा सकते हैं कारक के। अनुवाद की बात कर लें तो अनुवाद में ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते, 1 से 2 सवाल अनुवाद का आपसे पूछा जाएगा। तो ये लगभग आपका पैटर्न रहता है, हर बार इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं और ये इसका ट्रेंड रहा है। ठीक है, तो इसी ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए आप चीजों को पढ़ेंगे, याद करेंगे और अपनी तैयारी को पुख्ता करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? अभ्यास का है। टीचर्स एकेडमी का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर जो डेमो सेशन है प्रैक्टिस वाला, उसमें एक फ्री डेमो टेस्ट आपको डाल दिया गया है एलटी के न्यू पैटर्न पर, जिसमें 120 सवाल आपके विषय के हैं और प्लस 30 सवाल जीएस के हैं, 150 सवाल हैं और प्लस उसमें ओएमआर सीट है। पूरे पेपर को प्रिंट आउट करिए या केवल ओएमआर सीट को प्रिंट आउट करवाइए और ओएमआर सीट पर उस पेपर को सॉल्व करिए और उसके बाद आंसर की मैं आज जारी करूंगा और उस आंसर की से अपने उस पेपर का मिलान करिए और देखिए कि किस चैप्टर में आपके सवाल ज्यादा गलत हो रहे हैं और किस में अधिक तैयारी करने की जरूरत है। और उसके हिसाब से मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा कि इसका कट ऑफ कितना जा सकता है, अकॉर्डिंग टू आपको कितनी तैयारी अभी करनी बाकी है। ठीक है, तो आप सबको पूरी चीजें मालूम चल गई होंगी। इसके अलावा अगर आप हमारे अभ्यास बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप करें, नंबर है 9628959237। तो यहां पर पूरा मैंने पैटर्न बता दिया, सवाल कैसे कहां से पूछे जाएंगे वो बता दिया, किस चैप्टर से लगभग कितने सवाल आ सकते हैं वो भी बता दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो एपिसोड है, आज की जो कक्षा है। जो महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए लेकर आया हुआ हूं वो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित सवाल होंगे। तो जितने भी साथी देख रहे हैं वो आज ही ऐप पर नोटिस डाला गया है। बड़ी समस्या है कि आप लोग देखते नहीं हैं, ऐप पर आज ही नोटिस डाला गया है और टेलीग्राम पर भी आपको शेयर कर दिया जाएगा। जो टीचर्स एकेडमी का फ्री टेलीग्राम है उस पर भी आपको ये शेयर कर दिया जाएगा, तो वहां से भी आप लोग जाके काम कर सकते हैं। ये जो हमारा टेलीग्राम है इसको स्कैन कर लीजिए और इस पर हम आपको जो पेपर है वो प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, इसको आप स्कैन कर लीजिए, इस पे पेपर, ओएमआर सीट सब कुछ मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप ले लीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से स्कैन कर लीजिएगा और मित्रों को भी साझा करिएगा। जितने भी साथी देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि फटाफट वो लोग लाइक कर दें। चलिए, तो साथियों आज का सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, शुरू करते हैं। नई नोटिस जो दिया गया है उसमें बताया भी गया है कि वो पेपर कहां पर अपलोड है, वो बताया भी गया है कि वो पेपर आपका अपलोड कहां पर है। ठीक है, चलिए सबसे पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल है, साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किस विद्वान ने किया है? इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किस विद्वान ने किया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए देखते हैं कितने लोग जवाब दे रहे हैं। फटाफट अब कमेंट करिए, जवाब दीजिए। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। ऑप्शंस हैं ग्रियर्सन, वोल्टेयर, डॉक्टर नागेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इतिहास दर्शन की बात करें और इसी तरह का एक सवाल मैंने आपको बताया था, विधेयवादी पद्धति या आधुनिक इतिहास के जनक या आधुनिक इतिहास के जनक कौन माने जाते हैं? तो वहां पर राइट आंसर हो जाता है टेन। लेकिन यहां पर जो सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है वोल्टेयर से संबंधित, तो यहां राइट आंसर हो जाएगा वोल्टेयर। चले आगे बढ़ते हैं, वोल्टेयर यहां राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता के चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है,
तब यह निश्चित है कि जनता के चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आज से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। साहित्य के इतिहास के संबंध में यह कथन किसका है? तो साहित्य के इतिहास से संबंधित भी परिभाषाएं आज की परीक्षा, आज के जो एपिसोड था, जो क्लास थी, उस पे हमने आपको टीचर्स एकेडमी पर पढ़ाया था। हिंदी साहित्य की पद्धतियां कौन सी हैं लेखन की और प्रमुख स्रोत कौन से हैं, ये मैंने आज की क्लास में आपको पढ़ाया था और ये कथन भी आपको वहां पर मैंने लिखाया था। तो शुक्ल जी ने चित्तवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए विधेयवादी पद्धति पर और विकासवादी पद्धति पर इतिहास ग्रंथ लिखा और इनके इतिहास ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति इस विधेयवादी पद्धति में देखने के लिए मिलती है और इस विधेयवादी पद्धति के जनक टेन माने जाते हैं और इसीलिए इनको आधुनिक इतिहास का जनक भी माना जाता है। अब इसके अलावा यहां अगर थोड़ा सा देखें तो जॉर्ज ग्रियर्सन साहब ने जो लिखा वह कालानुक्रमी पद्धति पर लिखा। किस पद्धति पर लिखा? कालानुक्रमी पद्धति पर लिखा। शिव सिंह सेंगर ने वर्णानुक्रमी पद्धति पर लिखा। वर्णानुक्रमी पद्धति पर लिखा। तो सबसे प्राचीन पद्धति कौन सी है इतिहास लेखन की? तो वह वर्णानुक्रमी पद्धति है जो इतिहास लेखन के सबसे प्राचीन पद्धति है। अगला सवाल है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किस विद्वान द्वारा किया गया? आप जानते हैं कि एक पादरी थे गारसा दत्तासी, उन्होंने इस्तवार दलितुत्तर एंदुई हिंदुस्तानी नामक रचना का लेखन किया जिसे हिंदुई साहित्य का इतिहास भी कहा जाता है। और इस इतिहास को उन्होंने किस पद्धति पर लिखा? तो उन्होंने वर्णानुक्रमी पद्धति पर लिखा और इस पद्धति में वर्ण के अनुक्रम को ध्यान में रखा जाता है। और किस भाषा के वर्णों को ध्यान में रखकर लिखा गया है? तो यह अंग्रेजी भाषा के वर्णानुक्रम को ध्यान में रखते हुए रचनाकारों को क्रमवार रखा गया है। तो गारसा दत्तासी हो जाएगा वर्णानुक्रमी पद्धति पर लिखा गया इतिहास ग्रंथ। देखिए एक चीज और याद रखना है कि प्रमुख इतिहास ग्रंथ जो आपके यहाँ लिखे गए हैं वह किस सन में कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा गया है, यह भी सवाल आपसे पूछा जाता है। हिंदवी हिंदी, हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी और उर्दू शब्द प्रयोग किया है। यहाँ पर जो उन्होंने इस्तवार दलालितुर एंदुई हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है, हिंदुस्तानी उसका अर्थ होता है और उनके लिए हिंदुस्तानी का मतलब क्या था? उर्दू था। उर्दू को वो बहुत ही अच्छी भाषा मानते थे और हिंदी को भद्दी भाषा मानते थे और उन्होंने बहुत पार्शलिटी की और उन्होंने हिंदी के कवियों को बहुत ही कम स्थान दिया था। तो गारसा दत्तासी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रमुख इतिहास के जो ग्रंथ हैं उनकी डेट आपको याद रहनी चाहिए क्योंकि यहां से भी संबंधित सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो ये ग्रंथ लिखा गया 1839 और 1847 में यह लिखा गया। 1839 और 1847 में लिखा गया। अब इसको याद कैसे करें जिसका प्रथम प्रकाशन 1839 और 1847 में इसका प्रकाशन होता है। दो भागों में विभक्त है ये। कैसे याद रखेंगे? तो यह कहां से छपी थी? तो आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवाद समिति द्वारा। तो यह कहां से छपती है? तो यह आयरलैंड के द्वारा, यानी आयरलैंड, यानी हिंदी का जो पहला इतिहास है वो इतिहास हिंदी में लिखा भी नहीं गया और कोई हिंदी वाला व्यक्ति भारत का था भी नहीं और भारत में छपता भी नहीं है। ये कहां से छपता है? तो आयरलैंड से छपता है। आयरलैंड से छपता है। यानी पहला इतिहास कब लिखा गया? भारत के स्वतंत्रता, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 39-40 और इसमें क्या हो जाएगा 40 और 10 50 7 57 यानी 17 18 साल बाद। यानी इन्होंने जो इतिहास लिखा उस इतिहास का 18 साल बाद भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है। तो कभी भी इसकी डेट को याद रखना हो तो याद रखना है कि इतिहास को पढ़कर 18 साल बाद भारत में स्वतंत्रता संग्राम हो जाता है या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 18 साल पहले गारसा दत्तासी ने यह ग्रंथ लिखा था। और दूसरा, भारत का जो स्वतंत्रता दिवस है उसके ठीक 100 साल पहले, यानी भारत का स्वतंत्रता दिवस
1947 को हुआ था, मनाया गया था। और उसके ठीक 100 साल पहले इसका सेकेंड पार्ट आया। पहला पार्ट कब आता है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 18 साल पहले। और दूसरा पार्ट कब आता है? कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के 100 साल पहले, 100 साल बाद, यानी 100 साल बाद आता है 1847 के, और 18 साल पहले आता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के। तो इस तरह से इसकी डेट को हम जोड़कर याद रखेंगे। हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? तो अभी हम लोगों ने बात किया था फ्रेंच भाषा में। हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो गारसा दतासी है। केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। इतिहास लेखन के प्रयोजन में यह संदर्भ में उक्ति किसकी है? तो जल्दी से आप सब जवाब दीजिए कि यह उक्ति किसकी है। देखिए यहां पर निर्वैयक्तिकता का एक सिद्धांत आता है, और उनको हम लोग पाश्चात्य काव्य शास्त्र में पढ़ते हैं, जिनके लिए हम लोग इल्ली शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका? इल्ली का, यानी टी.एस. इलियट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? टी.एस. इलियट। केवल अतीत ही नहीं वर्तमान को प्रभावित करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। इतिहास लेखन के प्रयोजन के संदर्भ में यह उक्ति किसकी है? तो टी.एस. इलियट की। सन 1888 में ऐतिहासिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किसने किया? तो ध्यान रखिएगा, तो मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यह जो ग्रंथ है यह लिखा गया था। तो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ के विषय में भी पूछा जाता है कि ये कब लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया। तो यह ग्रंथ 1888 में लिखा गया था, और ये काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को सम्मिलित किया था, और इसे सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कहा जाता है। यहां से ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि सच्चे अर्थों में पहला इतिहास ग्रंथ किसको कहा जाता है, और इसमें कितने कवियों को सम्मिलित किया गया था? तो लगभग 952 कवियों को सम्मिलित किया गया, और सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ इसे माना जाता है। ग्रियर्सन के इतिहास विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ग्रंथ को कालखंड में विभक्त किया गया, प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है, इस ग्रंथ में आधार स्रोतों का उल्लेख किया गया है, काल विभाजन नहीं किया गया है। ये आपके ऑप्शंस है, फटाफट बताएं। देखिए, काल विभाजन करने का प्रथम प्रयास इन्होंने किया था, और इन्होंने पद्धति बदली और कालानुक्रमी पद्धति के आधार पर पहला इतिहास ग्रंथ लेखन किया। इसीलिए सच्चे अर्थों में इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास भी कहा जाता है। तो इस दृष्टिकोण से यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा, काल विभाजन नहीं किया गया, इसमें 11 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित किया गया है। एक बार सब लोग फटाफट लाइक कर दीजिए वीडियो को। 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल आदि को निम्नलिखित में से किस तत्व के अभाव के कारण साहित्य का इतिहास नहीं माना जा सकता? तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि हम वार्ता, साहित्य और शास्त्र 3 भागों में वांग्मय को विभाजित करते हैं। तो ये जो ग्रंथ है 84 वैष्णवन की वार्ता, ये वार्ता है। 252 वैष्णवन की वार्ता, ये भी वार्ता ग्रंथ है। और भक्तमाल जो है यह इतिहास का स्रोत है। तो कालक्रम एवं संबत इसमें स्पष्ट नहीं है। युगीन चेतना का भी अभाव मिलता है, यानी सीधे सीधे इसमें कवियों की जानकारी को रख दिया गया। मान लीजिए जैसे आधार कार्ड बना दिया गया है, इन रचनाओं में कवियों का आधार कार्ड बना दिया गया है, एज इट इज चीजों को उसी तरीके से परोस दिया गया है। इसमें प्रवृत्ति का विश्लेषण भी देखने के लिए नहीं मिलता है, विभिन्न रचनाओं का और कालों का। इन तीनों के अभाव के कारण ही इसे हम इतिहास ग्रंथ नहीं कह सकते हैं। इन तीनों के अभाव के कारण इसे हम इतिहास ग्रंथ नहीं कह सकते हैं। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इतिहास के लेखक कौन हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जॉर्ज ग्रियर्सन है। 1888 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका विशेषांक के रूप में ग्रंथ आता है, और सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ इसे कहा जाता है।
अगला सवाल है, गारसत्ता से निम्नलिखित हिंदी साहित्य इतिहास के विषय में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? देखते हैं। इसका प्रथम भाग 1839, द्वितीय भाग 1847 में आता। मैंने आपको बताया था कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 18 साल पहले इसका पहला भाग आया और भारत की आजादी के 100 साल पहले इसका दूसरा भाग आता है। तो ये एकदम सही है। इसमें कवियों की सूची में अंग्रेजी वर्णाक्षर क्रम का प्रयोग तथा काल विभाजन का अभाव है। जी हाँ, काल विभाजन का पहला प्रयास ग्रियर्सन ने किया था और जो वर्णानुक्रमी पद्धति में इतिहास ग्रंथ लिखा गया है इसमें अंग्रेजी की वर्णमाला का प्रयोग किया गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास सब तरह से संपूर्ण इतिहास ग्रंथ का उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो ये संपूर्ण इतिहास ग्रंथ का प्रमाण नहीं करता है। इसीलिए सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को माना जाता है। इसमें हिंदी तर्ज भाषी कवियों की को भी घालमेल हो गया है, तो एकदम सही बात है। कुछ उर्दू और हिंदी कवियों को भी मिला जुला दिया गया है। अगला सवाल है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय किसको जाता है? प्रवर्तन का श्रेय किसको जाता है? राइट आंसर। बात करें तो ग्रियर्सन को ही यह श्रेय दिया जाता है। अगला सवाल है, शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष प्रकाशित होता है? किस वर्ष यह प्रकाशित होता है? तो ये शिव सिंह सरोज जो है ये 1883 में प्रकाशित होता है। ठीक इसके 5 साल बाद 1888 में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है यह ग्रंथ प्रकाशित होता है जो ग्रियर्सन का था। साहित्य इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति से क्या तात्पर्य है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो वर्णमाला के अक्षर क्रम को अगर बनाएंगे तो वर्णानुक्रमी पद्धति होगी। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को लिखेंगे तो मार्क्सवादी पद्धति हो जाएगी। काल क्रमानुसार कवियों को रखेंगे तो यह काल जो है वर्णानुक्रमी हो गया, कालक्रमी पद्धति हो गई जिसमें काल के अनुक्रम को ध्यान रखेंगे। ठीक है, जातीय परंपराओं राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण का विश्लेषण जहां किया जाएगा। तो आज ही हम लोगों ने इसको पढ़ा था। आज की क्लास में मैंने इसको बताया था कि जिस इतिहास लेखन पद्धति में जातीय परंपराओं को राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण का विश्लेषण किया जाता है वह हमारी विधेयवादी पद्धति कहलाती है और इसे विकासवादी पद्धति भी कहते हैं और इसके जन्मदाता तेन माने जाते हैं और इन अर्थों में तेन को आधुनिक इतिहास का जनक भी माना जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो 1929 में लिखा गया इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। विश्व बंधुओं ने विश्व बंधु विनोद ग्रंथ में कितने कवियों का विवरण दिया है? कितने कवियों का विवरण दिया है? तो लगभग 5000 कवियों का विवरण मिश्र बंधुओं ने दिया है। मिश्र बंधु विनोद जो है वो कितने भागों में लिखा गया है ये कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। यानी इसका पहला 3 भाग 1913 में और चौथा भाग 1934 में आता है। अर्थात मिश्र बंधु जो विनोद है यह 4 भागों में आता है। उसकी डेट भी पूछी जाती है, कैसे याद रखेंगे? पहला 3 भाग इसके अंत में 3 आएगा यानी 1913, चौथा भाग इसके अंत में 4 आएगा अर्थात 1934, यानी चौथा भाग इसका 1934 में आता है और पहले 3 भाग 1913 में आते हैं। मिश्र बंधु विनोद, इन्होंने हिंदी नवरत्न नाम का एक आलोचनात्मक ग्रंथ भी लिखा है जिसमें अंक देकर आलोचनात्मक पद्धति की शुरुआत की गई थी, जिसमें हिंदी के 9 कवियों को शामिल किया गया। शुरुआत में इन्होंने कबीर दास को शामिल नहीं किया था, बाद में परिवर्तन करके कबीर दास को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। अगला सवाल, मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए? तो यहां प्रथम 3 है तो किसमें 3 आ रहा है? 1813, 1913, 19वीं शताब्दी में आता है अर्थात डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? देखिए यहां पर बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है इस सवाल को लेकर, तो ध्यान रखिएगा कि जो है कोई भी स्केच होता है तो स्केच में क्या होता है साथियों? ग्रीब होती है, उसमें क्या होती है? ग्रीब्स होती है। तो स्केच और ग्रीब को याद करेंगे तो हमेशा ये याद रहेगा। तो कौन हो जाएंगे? पादरी एडिसन ग्रीव्स। नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास के 6ठ भाग
रीतिकाल रीतिबद्ध का संपादन किसने किया। ध्यान रखिएगा कि यह जो है, अब यहां ध्यान रखिएगा कि नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास के षष्ठ भाग में रीतिकाल रीतिबद्ध का संपादन किसने किया था। अब ये 18 भागों में पूछा जाता है कि भाई ये कितने भागों में है, तो यह 18 भागों में आपको देखने के लिए मिलता है। अब ये जो लिखा गया है इसमें कौन सा भाग किसके लिए, यानी यहां एक चीज और पूछा जाता है कि 18 भागों में ये प्रस्तावित था और 16 भागों में अभी तक यह ग्रंथ आ चुका है। इसको याद कैसे रखेंगे, जब हम रीतिकाल और रीतिबद्ध काव्यधारा की बात करते हैं तो, और इसमें अगर पहला पूछा जाए तो हिंदी साहित्य की पीठिका राजबली पांडे, क्या पूछा जाएगा, हिंदी साहित्य की पीठिका राजबली पांडे। कैसे याद रखेंगे, तो देखिए राजबली नाम रखा गया है, जो बहुत व्यक्ति बली होगा वो क्या करेगा, कोई भी काम करेगा तो उसमें पीठ लगा देना, यानी कोई चीज अगर बहुत वजन होती है तो क्या करते हैं, पीठ पे ला देते हैं ना। जैसे आपको बहुत वजनदार बोरी उठाना, तो क्या उठाएंगे, पीठ पे उठाएंगे। तो ऐसे याद रखना है कि राजबली जब आएगा तो बलि से जब हम जोड़ेंगे तो बलि का मतलब क्या हो जाएगा, पीठिका हो जाएगा। बलि का मतलब क्या हो जाएगा, पीठ पर लाद लिया उन्होंने। तो ऐसे याद रखेंगे कि पहला भाग हो जाएगा राजबली पांडे का। आप बात करते हैं यहां पर 18वें सवाल का कि रीतिकाल और रीति बद्ध काव्य के संबंध में यह ग्रंथ किसका है, तो डॉक्टर नगेंद्र का है। देखिए डॉक्टर नगेंद्र ने अपना जो शोध कार्य किया है वह भी रीतिकाल पर किया है। इस दृष्टिकोण से नगेंद्र हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है, तो यह 18 भागों में प्रस्तावित और 16 भागों में प्रकाशित है। हिंदी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा इसका प्रकाशन किया जा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी का लोक साहित्य कृष्णदेव उपाध्याय, हिंदी का लोक साहित्य, हिंदी का लोक साहित्य कृष्णदेव उपाध्याय। कई बार सवाल पूछा गया है कि हिंदी का लोक साहित्य किसकी रचना है और कौन सा भाग है, तो यह 16वां भाग है। कौन सा भाग है, 16वां भाग है कृष्णदेव उपाध्याय का। अगला सवाल है, मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ कौन सा है, तो आप जानते हैं मिश्र बंधु विनोद है, जबकि यह इनका आलोचनात्मक ग्रंथ था। मिश्र बंधु विनोद का चतुर्थ भाग कब प्रकाशित हुआ, तो चतुर्थ में ध्यान रखिएगा 4 जोड़ देंगे, अर्थात 1934 में। गारसत दासी द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है, तो मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। नहीं सॉरी जल्दबाजी में गलत कर दिए, इस्तवार दलालतुर एंदुई हिंदुस्तानी है। सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा माना जाता है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया था, फटाफट कमेंट करके बताएं। यह सवाल तो काफी महत्वपूर्ण है अभी अभी मैंने आप सबको बताया है। देखिए एक चीज आप बहुत अच्छे समझ लीजिए कि सरकारी नौकरी मिलना बड़ा कठिन काम है। यानी ईश्वर तो आपको मिल सकते हैं पूजा करने पर, लेकिन ईश्वर आसान है, सरकारी नौकरी उससे भी कठिन है। 10 घंटे कोई फावड़ा चला सकता है, मजदूरी कर सकता है, लेकिन वही व्यक्ति 10 घंटे पढ़ नहीं सकता है। तो पढ़ना इस दुनिया में बहुत कठिन कार्य है। मेरा कार्य है पढ़ाना, मैं पढ़ाता रहूंगा जब तक परीक्षा नहीं होगी, जब तक आप सब चयनित नहीं होंगे। आप भी चयन चाहते हैं तो सारी चीजें छोड़कर केवल पढ़ते रहिए, क्योंकि फॉर्म भरे जाते हैं 1 लाख और सीटें कितनी आती, 500-600 आती। ठीक है, तो चलिए सच्चे अर्थों की बात करें तो इसमें क्या किया गया है कि इसमें थोड़ा बहुत आलोचना भी की गई है। इसमें कालानुक्रमी पद्धति को अपनाया गया है। 1888 में ग्रंथ आता है और इसमें काल विभाजन का भी प्रयास किया गया है। इस अर्थ में
द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला सच्चे अर्थों में इतिहास ग्रंथ माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो आज ही हम लोगों ने आपको बताया था, आज ही मैंने बताया था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथों को किस पद्धति के इतिहास ग्रंथ के रूप में हम रखेंगे, किस पद्धति के रूप में इनके इतिहास ग्रंथों को रखेंगे, ये आपको बताना है। तो साथियों, किस पद्धति के रूप में रखेंगे? तो मैंने आज ही आपको बताया था कि यहां पर समाज शास्त्रीय पद्धति, क्या करेंगे? समाज शास्त्रीय पद्धति पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथों को हम रख सकते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका इन्होंने लिखा है, हिंदी साहित्य का आदिकाल लिखा है, और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास लिखा है। हिंदी भाषा का विकास जो है यह इनका ग्रंथ नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है, गारसा तासी के इस्तवार दलित्युर हिंदू हिंदुस्तानी का हिंदू साहित्य का इतिहास के नाम से अनुवाद किसने किया? अब देखिए, बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन लोग भूल जाते हैं, गलतियां कर देते हैं, कैसे याद रखेंगे? देखिए यहां पर, अब देखिए फ्रांस का ग्रंथ है, तो फ्रांस, अगर भारत के किसी व्यक्ति को फ्रांस जाना हो तो क्यों जाता है? क्या करने जाएगा? लक्ष्मी कमाने जाएगा। यानी हम फ्रांस जैसे विदेशी देशों में विदेश क्यों जाते हैं? लक्ष्मी कमाने के लिए जाते हैं। तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, इस तरह से याद रखेंगे। इसके अलावा द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, उसका हिंदी अनुवाद किसने किया? तो किशोरी लाल ने किया था, गुप्त जी ने। क्यों किया? क्योंकि किशोरियां अंग्रेजी अधिक बोलती हैं, तो किशोरी अंग्रेजी बोलती है, तो उससे याद रखेंगे कि द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को किशोरी लाल ने अनुवाद किया। और फ्रांस लोग क्यों जाते हैं? लक्ष्मी कमाने के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो ऐसे इसको याद रखेंगे। अगला सवाल है, आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया था? दरअसल एक इतिहास भाषा विज्ञान का ग्रंथ था, जिसकी भूमिका को लिखने के लिए रामचंद्र शुक्ल को दिया गया। रामचंद्र शुक्ल को दिया गया कि ऐसा है कि साहब आप एक काम करिए, किसकी भूमिका लिख दीजिए। और उस भाषा विज्ञान की भूमिका इतनी बड़ी हो गई, यानी उस शब्द सागर की भूमिका इतनी बड़ी हो गई, वो एक इतिहास ग्रंथ के रूप में हो गया। तो यानी 1929 में रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में प्रकाशित करवा दिया। जबकि यह ग्रंथ किस रूप में लिखा गया था? एक भूमिका के रूप में लिखा गया था, हिंदी सप्तागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। और भूमिका लिखते लिखते इतनी बृहद हो गई कि उसको इतिहास के रूप में उन्होंने प्रकाशित करवा दिया। साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसका सवाल का जवाब जो साथी दे देगा, मानूंगा उसकी तैयारी थोड़ी सी अच्छी है। चलिए फटाफट बताइए, देखते हैं कितना लोग सही जवाब देते हैं। जो इस सवाल का सही जवाब देगा, मैं मानूंगा उसकी तैयारी थोड़ी सी अच्छी है, गलत नहीं होना चाहिए। साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए देखिए, ज्यादातर लोग सही जवाब दे रहे हैं युग चेतना का सिद्धांत, उपयोगितावाद का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत। देखिए सभी सिद्धांत महत्वपूर्ण है, लेकिन यहां सवाल आया है सबसे अधिक महत्वपूर्ण। अगर यह ऑप्शन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहा होता तो इसमें सारे ऑप्शन सही थे। अब लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण की जब बात की गई तो युग चेतना इसमें जरूर होना चाहिए। बिना युग चेतना के आप इतिहास कैसे लिख सकते हैं? बिना युग चेतना के इतिहास नहीं लिखा जा सकता। अगला सवाल है, साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक विवादास्पद कार्य क्या है? रचनाकारों के जन्मस्थान व जन्मतिथि का निर्धारण करना, रचनाओं की प्रामाणिकता सिद्ध करना, काल निर्धारण व नामकरण करना, किसी कृति का सही भाषा का रूप निर्धारण करना। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, तो सभी साथियों से अपेक्षा है कि इसका भी सही जवाब देंगे, इसका भी सही जवाब देंगे। देखिए रचनाकारों के जन्मस्थान व जन्मतिथि का निर्धारण करना, यह भी कठिन है, लेकिन सबसे अधिक विवादास्पद की बात की गई है। तो देखिए ये सारी ऑप्शन सारे सही हैं, लेकिन यहां पर भी पूछा गया है सबसे अधिक, तो हमें सबसे अधिक की जांच करनी है। रचनाओं की प्रामाणिकता सिद्ध करना,
तो ये भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। काल निर्धारण व नामकरण करना, तो किसी भी रचना का साहित्य इतिहास के अंतर्गत किसी का काल निर्धारण करना और नामकरण करना सबसे विवादास्पद कार्य रहा है। और आप देख लीजिए, इसी वजह से आदिकाल के कितने सारे नाम मिलते हैं, यानी 12-15 नामकरण आपके केवल आदिकाल के हो जाते हैं और अंतोगत्वा भी उसके निर्धारण में समस्याएं रहती हैं। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो काल निर्धारण करना और नामकरण करना वो साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे विवादास्पद कार्य के तहत आता है। ठीक है, अगला सवाल है, साहित्य इतिहास में किस अंक का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? यह भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं कि सभी साथी इसका सही जवाब देंगे। साहित्य इतिहास में किस अंक का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? काल विशेष के रचयिताओं का युग प्रवृत्तियों, परंपराओं, धारणाओं का तटस्थ विश्लेषण, मत विशेष का प्रतिपादन, पूर्व रचित इतिहासों का आलोचनात्मक अध्ययन। चलिए देखिए, काल विशेष के रचयिताओं का, यहां बात किया किस अंक का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए महत्वपूर्ण सब है, लेकिन फिर यहां बात की गई है सर्वाधिक महत्वपूर्ण की, तो काल विशेष के रचयिताओं का यह महत्वपूर्ण नहीं है। युगीन प्रवृत्तियों, परंपराओं व धारणाओं का तटस्थ विश्लेषण, ये आप बताइए। देखिए आपको एक ट्रिक बताता हूं तुक्का मारने के लिए। देखिए अगर आपको किसी सवाल का जवाब ना आता रहे तो उस सवाल के जवाब में जो सबसे बड़ा ऑप्शन देखने के लिए मिले वो प्रोबेबिलिटी के आधार पर सही माना जाता है। अगर आपको कभी भी तुक्का मारना हो और उस सवाल का उत्तर आपको न मालूम हो तो आप यही ध्यान में रखिए कि उस सवाल में जो सबसे बड़ा जो ऑप्शन दिखाई दे वो सही हो सकता है, क्योंकि इतनी टाइपिंग क्यों करेगा कोई, क्योंकि वो उत्तर सही हो सकता है। तो ये एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है तुक्का मारने की, जबकि ये कोई ट्रिक नहीं है कि इससे सही उत्तर ही आएगा। तो यहां युगीन प्रवृत्तियों, परंपराओं और धारणाओं का तटस्थ विश्लेषण जो होता है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? तो आज ही मैंने आपको पढ़ाया है रामकुमार वर्मा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का वीरगाथा काल की अवधि क्या मानी है? तो विभिन्न आचार्यों के द्वारा आदिकाल की जो अवधि है वो उसको याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। कुछ यहां पर ईस्वी और विक्रम संवत ये दोनों में सवाल पूछा जाता है। कुछ में ईस्वी पूछा जाता है और कुछ में विक्रम संवत पूछा जाता है। ठीक है, देखिए तुक्का पुराना हो या नया हो, फॉर्मेट तो वही रहता है। जब कोई प्रश्न बनाता है, मान लीजिए मुझे क्या करना है, एक सवाल बनाना है और उस सवाल में मुझे 4 ऑप्शन रखने हैं, तो बड़ा ऑप्शन में क्यों लिखूंगा 2 लाइन का, छोटा ऑप्शन नहीं लिख दूंगा मैं। तो बड़ा ऑप्शन में तभी लिखूंगा कि जब ज्यादा संभावना रहेगी उसके सही होने की, यह मामला होता है। चलिए अब बात करता हूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीरगाथा काल की अवधि क्या मानी है? तो यहां पर संवत और ईस्वी दोनों दिया गया है, संवत और ईस्वी दोनों दिया गया है, तो यह हमेशा आपके लिए कंफ्यूजन का काम करता है, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए बताइए, अगर आपको संवत से ईस्वी बनाना है तो क्या करेंगे आप? तो विक्रम संवत से यहां पर 57 घटा देंगे, यानी 57 घटाने पर क्या प्राप्त होगा? ईस्वी प्राप्त होगा। ईस्वी कम होता है और संवत अधिक होता है, तो 1050 से 1375 विक्रम संवत, यहां पर उनको यह डेट रखी गई है। चलिए अब इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि हिजरी से अगर संवत निकालना, इस हिजरी से अगर ईस्वी निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? बताएं, देखते हैं कितना लोग सही जवाब देते हैं। अगर हिजरी सन से
अगर आपको ईस्वी निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? देखते हैं कौन सही जवाब देता है। कई बार मैंने आप सबको यह बताया है, आज जो बताएगा मैं समझ जाऊंगा कि वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, यानी पढ़ लिख रहा है। जो सही जवाब दे देगा, 962 आया है जवाब। देखिए हिजरी निकालना बड़ा कठिन है, बहुत ही ज्यादा कठिन है। देखिए जो गैग्रियन कैलेंडर है, क्या है? जो गैग्रियन कैलेंडर है, यानी गैग्रियन कैलेंडर का मतलब यह होता है कि जो अंग्रेजी कैलेंडर है, अब मान लीजिए अंग्रेजी कैलेंडर है 1400 ईस्वी का, अंग्रेजी कैलेंडर है 1400 ईस्वी का। अब इस 1400 ईस्वी को हमें क्या बनाना है? हमें हिजरी संवत बताना है। तो गैग्रियन वर्ष में 622 घटाना है। क्या घटाना है? 622 को घटा देना है, और इसको घटाने के बाद हमें जो प्राप्त होगा उसमें फिर गुणे 11 करना है। ध्यान से समझिए, जो ईस्वी है उसमें 622 को घटाना है, और घटाने के बाद फिर 11 से गुणा करना है, और गुणा करने के बाद भी अनुमानित रखना है। यहां पर भी क्लियर डेट नहीं आएगी। तो 622 आप इसमें क्या करेंगे? घटाएंगे, और फिर क्या करेंगे? 11 से गुणा करेंगे, और फिर हमारा एक्चुअल निकल कर आएगा। यानी हम 1400 में 622 अगर घटा दें तो 778 प्राप्त होगा, और 778 में हम 11 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो अनुमानित हिजरी वर्ष यहां पर निकल आएगी। जैसे अब आप सबको एक और काम देता हूं, करिए फटाफट। आप लोग को गणित गणित आती होगी कि नहीं आती होगी? 2025 को 2025 को हिजरी सन में आप बनाइए। हिजरी सन में आप सब बनाइए। सन 2025 को 2025 को हिजरी सन में बना के फटाफट कमेंट करिए। कोई भागेगा नहीं, नहीं तो बाल पकड़ के खींच लूंगा। याद रखना, भागना नहीं है कि कठिन सवाल आ गया तो भाग लू। फटाफट कलम निकालो, करो, क्योंकि आपके यहां हिजरी से सवाल कहां से पूछे जाएंगे? जितनी भी सूफी रचनाएं हैं, जितनी भी सूफी रचनाएं हैं, उनका जो सवाल है वो हिजरी से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि सन 2025 को हिजरी सन में अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा। तो चलिए सामान्य तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर अगर कभी भी आपको हिजरी सन निकालना हो तो सीधे सीधे 622 इसमें माइनस कर देंगे। इतना याद रहेगा? इतना अगर याद रहेगा तो आपका काम हो जाएगा। 2025 में अगर हमने 622 माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा? जो हमें प्राप्त होगा 14 से 31, वही हमारा हो जाएगा। बस ये बहुत सिंपल है, ये याद रखना 622। चलिए अब सवाल नंबर 31 पे चलते हैं, और 31 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। देखिए 31 में बी सही हो गया। अगला सवाल, रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था? तो हिंदी साहित्य का विकास के नाम से। रामचंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? 1929 में। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं अगर इस्लाम ना आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा होता जैसा कि आज है। कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। संपूर्ण मध्यकाल की विभिन्न धाराओं और प्रवृत्तियों को तदयुगीन मुस्लिम प्रभाव की देन के रूप में स्वीकार करने वाले विद्वान कौन हैं? तो आप जानते हैं कि शुक्ल जी ने
इस विचारधारा को स्वीकार किया है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल राइट आंसर हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा है? तो विधायवादी पद्धति या विकासवादी पद्धति। विधेयवादी और विकासवादी पद्धति के जनक कौन है? तेन है। उन्हें आधुनिक इतिहास का जनक भी माना जाता है। अब ये इतिहास ग्रंथ बताइए, तज़किरा-ए शुअरा-ए हिंदी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तज़किरा-ए शुअरा-ए हिंदी। तज़किरा का अर्थ क्या होता है? चर्चा, जीवन चरित्र, चर्चा, जीवन चरित्र या फिर जिक्र। किसका अर्थ होता है? तज़किरा का। शायरों की आत्मकथा या उनके जीवन साहित्यों का विवरण। शुअराई का मतलब होता है शायरों, तो शायरों की आत्मकथा या जीवन चरित्र। शायरों का जीवन चरित्र, यानी आपसे इसका हिंदी भी पूछा जा सकता है कि यह इसका हिंदी क्या होगा। तो तज़किरा-ए शुअरा-ए हिंदी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा मौलवी करीमुद्दीन। साहित्य इतिहास लेखन के समय साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए। क्या सम्मिलित किया जाना चाहिए? तो इसका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका जवाब भी सभी लोगों को देना है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका जवाब जो लोग सही दे देंगे, मैं मानूंगा कि उनकी तैयारी अच्छी चल रही है। जल्दी से बताएं। साहित्य इतिहास लेखन के समय साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए धार्मिक साहित्य, रस साहित्य और ज्ञानात्मक साहित्य, लोक साहित्य या फिर आध्यात्मिक साहित्य। देखिए, अगर केवल लोक साहित्य करेंगे तो लोक साहित्य रह जाएगा और यहां पर बात किसकी की जा रही है? बात की जा रही है साथियों शिष्ट साहित्य की। किसकी बात की जा रही है? शिष्ट साहित्य की बात की जा रही है। देखिए, किसी भी जो विषय है, भाषा है, तो किसी भी भाषा में दो तरह के साहित्य पाए जाते हैं। एक शिष्ट साहित्य पाया जाता है और दूसरा लोक साहित्य पाया जाता है। शिष्ट साहित्य का मतलब जो हमारा साहित्य है, तो यहां पर लोक साहित्य को नहीं, रस साहित्य और ज्ञानात्मक साहित्य, इन दोनों को शामिल किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी। तो जितने लोगों का अभी बी है उन सबको साधुवाद है और संत कुमारी जी ने सही दिया है, तो बी एक ही लोगों ने दिया है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? आसान सा सवाल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो इतिहास ग्रंथ लिखे हैं वो समाजशास्त्री पद्धति पर लिखे हैं। अगला सवाल है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास लेखक कौन है? तो विश्वनाथ त्रिपाठी का है और पहले ये एनसीईआरटी के द्वारा प्रकाशित होता था। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कृति है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास तो बहुत ही चर्चित कृति है, इसको जरूर याद रखिएगा, बच्चन सिंह की। रचनाओं रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है, रचनाओं रचनाकारों के साथ सुमेलित करिए। चलिए, जहां ए है हिंदी साहित्य का अतीत, विश्वनाथ त्रिपाठी का हो गया, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हो गया, और बी का 3 हो गया हिंदी काव्य धारा, सी का 4 हो गया प्रभाकर माचो हिंदी साहित्य की कहानी, और आधुनिक साहित्य नंद दुलारे बाजपेयी का हो गया। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में काला क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो अभी अभी हम लोगों ने इसके विषय में बृहद चर्चा किया था, जॉर्ज ग्रियर्सन
और इसी वजह से सच्चे अर्थों में इनके इतिहास को हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत शिव सिंह सेंगर एवं ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? जो इसका सही जवाब देगा गुरु उसको एक रसगुल्ला खिलाएंगे और देखेंगे आप सबकी तैयारी कैसी है। तो आज ही टीचर्स एकेडमी पर जो 9 बजे से क्लास थी उसमें मैंने आपको ये चीजें पढ़ाई हैं और बताई हैं, और इस दृष्टिकोण से सवाल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जितने लोग भी देख रहे हैं एक बार फटाफट लाइक कर दें, लाइक को बढ़ा दें। सवाल है, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत शिव सिंह सेंगर ग्रियर्सन इतिहास के ग्रंथों को किस शब्द का प्रयोग किया है? तो वो उसे क्या कहते हैं? तो उन्होंने इसे वार्ता संग्रह नहीं कहा, इतिहास नहीं कहा, इन्होंने वृत्त संग्रह कहा और कहा कि ये बहुत बड़ा या बहुत भारी वृत्त संग्रह है। तो उन्होंने इसे इतिहास ग्रंथ मानने से इंकार कर दिया है, उसे वृत्त संग्रह कह दिया है जिसमें केवल रचनाएं ही रखी गई हैं। अगला सवाल, हिंदी संत काव्य को पूर्ववर्ती सिद्धों नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप किस विद्वान ने माना है? यह सवाल भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और सभी लोग इसका सही जवाब देंगे। दरअसल रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में कुछ कुछ रचनाकारों को, कुछ कवियों को हिंदी साहित्य के शिष्ट श्रेणी में नहीं रखा। यानी मैं बार बार कह रहा हूं कि शिष्ट साहित्य के श्रेणी में रामचंद्र शुक्ल ने कुछ को नहीं रखा। तो उन्होंने किसको रखा और किसको नहीं रखा? तो उन्होंने अपभ्रंश के बाद से हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी और उसके पहले के जितने भी रचनाकार हैं उन्हें सांप्रदायिक साहित्य के रूप में रखा। यानी उन्होंने नाथ को, सिद्धों को, जैनों को किसकी श्रेणी में रख दिया? सांप्रदायिक की श्रेणी में रख दिया। और इसी बात का विरोध करते हुए रामचंद्र को, इस बात का विरोध करते हुए और उसकी पुष्टि के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी इस बात को लिखते हैं कि संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्ध साहित्य जो है वह विकसित रूप है। तो इस तरीके से इसको आप मान सकते हैं। यहां राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य के प्रथम उत्थान को आदिकाल नाम देने की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई थी? अब ये बहुत ही मजेदार सवाल है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब शुक्ल जी, देखिए शुक्ल जी जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे हैं तो उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को आदिकाल नहीं कहा। क्या कहते हैं? वो उसे वीर गाथा काल कह देते हैं। जबकि उन्हीं के इतिहास ग्रंथ को पढ़कर आइडिया लिया, विचार लिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और उस काल का नामकरण क्या किया? आदिकाल किया। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो आदिकाल नामकरण किया वो किससे प्रेरणा प्राप्त करके किया? वह रामचंद्र शुक्ल से प्रेरणा प्राप्त करके उसका नाम आदिकाल रखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में सर्वाधिक विवादास्पद कालखंड कौन सा रहा है? अब गुरु इसका जो सही जवाब बताएगा मैं उसको रसगुल्ला खिलाऊंगा। फिर से रसगुल्ला तैयार है। चलिए फटाफट ये सफेद रसगुल्ला तैयार कर रहा हूं, बताइए शुक्ल जी का जो आदिकाल है, भक्तिकाल है, रीतिकाल है या आधुनिक काल है, किस कालखंड में सबसे ज्यादा विवाद रहा है? दरअसल शुक्ल जी ने कुल 12 रचनाओं को दिया, 4 + 8 हवि की करदा न 12 रचनाओं के आधार पर उसे वीरगाथा काल कहा और उसमें ज्यादातर रचनाएं अप्रामाणिक हैं या उस कालखंड के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो उस आधार पर इन्होंने इसका नाम वीरगाथा काल किया, जिसकी वजह से रामचंद्र शुक्ल का को जो आदिकाल वाला नामकरण है वो सबसे ज्यादा विवादास्पद रहा है। और उन्होंने आदिकाल में शिष्ट साहित्य की शुरुआत अपभ्रंश से की है, उसके पहले सांप्रदायिक साहित्य कहा है। इस वजह से आदिकाल को यहां पर हम राइट आंसर मानेंगे। अगला सवाल, रामकुमार वर्मा ने अपने आलोचनात्मक इतिहास में किस कालखंड तक विवेचन प्रस्तुत किया है? गुरु ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। तो मजेदार बात यह है कि उन्होंने जब इतिहास लेखन किया, इस बार इसका जो सही जवाब देगा उसको रसगुल्ला नहीं खिलाऊंगा, रसगुल्ले का सीरा खिलाऊंगा। सीरा का मतलब
सीरा जो उसमें रस होता है। तो इस बार का जो सवाल है रसगुल्ले का सीरा वाला सवाल है। राम कुमार वर्मा ने अपने आलोचनात्मक इतिहास में किस कालखंड तक के विवेचन प्रस्तुत किया है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर गद्यकाल? बताओ गुरु। तो 48 का द गद्यकाल आया है जवाब। और जो गलत जवाब देगा वो कर खोपड़िया पकड़ के यही रसवा में बोर देवे ना, उसकी खोपड़ी को पकड़ के इसी रसगुल्ले के सीरे में डुबा भी दूंगा अगर जो गलत जवाब देगा। देखिए राइट आंसर है, उन्होंने चारण काल से शुरुआत की, अभ्रंश काल की शुरुआत की, आदिकाल के बाद उन्होंने भक्तिकाल तक की चर्चा की और भक्तिकाल तक ही वर्णन देखने के लिए मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा रामकुमार वर्मा ने अपने आलोचनात्मक इतिहास में किस कालखंड तक का विवेचन प्रस्तुत किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा भक्तिकाल। ठीक है, अगला सवाल है, आरंभ में साहित्य के इतिहास का अर्थ क्या था? आरंभ में साहित्य के इतिहास का अर्थ क्या था? अब ये जो सही सवाल का जवाब देगा ठीक है, जो गलत देगा वो सबको रसगुल्ला खिलाएगा। अगर इसका जो जवाब गलत देगा वो सभी लोगों को रसगुल्ला खिलाएगा। फटाफट कमेंट करें, आरंभ में साहित्य के इतिहास का अर्थ क्या था? ईसवी सन के स्थान पर संवत का प्रयोग, रचनाओं को धार्मिक मानकर ग्रहण न करना, रचनाओं और रचिताओं का स्थूल परिचय प्राप्त करना, इतिहास विशेषज्ञों द्वारा उसकी जांच करवाना। फटाफट बताइए। देखिए अब राइट आंसर है उसमें क्या है, रचनाओं व रचयिताओं का स्थूल परिचय प्राप्त करना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 49 का सी द राइट आंसर। तो पहले जो इतिहास लिखा जाता था उसमें केवल रचनाओं का और रचयिताओं का सामान्य सूक्ष्म परिचय ही दिया जाता था और उसी को ही इतिहास माना जाता था। साहित्य इतिहास लेखन पद्धति क्या होनी चाहिए? फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए। सवाल आप सबको अच्छे लगे हो तो एक बार आप सब लाइक कर दीजिए। चलिए तो साथियों, अगर आप हमारे अभ्यास बैच से जुड़ना चाहते हैं, इसी तरह से चैप्टर वाइज सवाल सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपके लिए अभ्यास बैच है और उसमें अभी दीपावली की छूट चल रही है। प्रवेश ले सकते हैं व्हाट्सएप करके 9628 95 92 37 पर। ठीक है, और इसके अलावा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का बैच आप ले सकते हैं, जीआईसी प्रवक्ता का बैच ले सकते हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस बैच ले सकते हैं, यूजीसी नेट का भी बैच आपके लिए उपलब्ध है, DSSB टीजीटी हिंदी का भी बैच उपलब्ध है, EMRS DSSB और LTGS का भी बैच आपके लिए उपलब्ध है। सभी बैचेस आप व्हाट्सएप करके हमसे ले सकते हैं। अब इस सवाल के लिए देखें कि साहित्य इतिहास लेखन पद्धति क्या होनी चाहिए, तो बात करें कि यहां पर क्या होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जो सबसे नवीन पद्धति है, जो सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली पद्धति है, जिसमें इतिहास का सही स्वरूप निकल कर आता है, तो कालानुक्रमिक पद्धति में आलोचना नहीं आ पाती है, शास्त्रीयता नहीं आ पाती। वर्णानुक्रमिक पद्धति क्या है, एक अवैज्ञानिक पद्धति है जिसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। समाजशास्त्री पद्धति है जिसका प्रयोग हृदय प्रसाद द्विवेदी ने किया है, लेकिन इसमें आलोचना छूट जाएगी, काल की विशेषताएं छूट जाएंगी। यानी सभी पद्धतियों का जो एक सम्यक अवलोकन देखने के लिए मिलता है, समेकित रूप देखने के लिए मिलता है, वो विकासवादी या समन्वयात्मक पद्धति में देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा 50 का डी। आज के सवाल आप सबको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। निश्चित तौर पर आज के सवाल अच्छे हैं और इसी तरह के सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। एलटी ग्रेड का मॉडल पेपर 1 आप सब अगर लेना चाहें तो जिसमें 150 सवाल दिए गए हैं, जिसमें 30 सवाल जीएस के हैं और 120 सवाल आपके सब्जेक्ट के हैं। आप टीचर्स एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से निःशुल्क वह पेपर प्राप्त कर सकते हैं। और वहां अगर आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, इसको स्कैन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहां पर भी आपको वो पेपर दे दिया जाएगा। उसके आंसर की नहीं दी गई है, उसमें ओएमआर सीट भी है। ओएमआर सीट को आप सबसे पहले डाउनलोड करिएगा, प्रिंट आउट करिएगा और घर में
3 घंटे का अलार्म सेट करके उस पेपर को सॉल्व करिएगा और फिर आंसर की मैं जब भेजूंगा तो एमआर सीट को चेक करके फिर आप बताइएगा कि आपके सवाल कितने सही हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, पुनः आपसे मुलाकात होगी जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।